वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का जो पुस्तक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, वचन और डॉट डॉट डॉट। और आदिकाल आज देखेंगे। और आदिकाल में थोड़ा सा लंबा है तो यह आपको 2 या 3 भाग में देखने को मिलेगा। 2 भाग में हो जाए तो 2 भाग में, 3 भाग में होगा तो 3 भाग में। आइए पढ़ते हैं। यह हिंदी साहित्य आपका नेट जेआरएफ और यूपी या फिर अदर किसी भी स्टेट का टीजीटी हो, पीजीटी हो और हायर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 1 लाइनर बुक है। सभी एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे आता है। तो पूर्व पीठिका, आदिकाल पूर्व पीठिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन यहाँ पे हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, एक एक कथन आपका क्या है, एक एक क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यानी कि उसकी शुरुआत मानी जाती है। यह सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है आदिकाल के संदर्भ में। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। दूसरा यहाँ पे है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050, संवत से आप सन में निकालने के लिए 57 इसमें से घटा देंगे 1050 में से, तो सन आ जाएगा। तो 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। क्योंकि समय काल बिल्कुल फिक्स नहीं था, इसलिए यहाँ पे माना जाता है ना लिख कर माना जा सकता है लिखा गया है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं था। अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, मतलब 10 साल 5 साल आगे पीछे, कोई 50 साल भी आगे पीछे मान लेता है, तो लगभग में इसीलिए माना जाता है। अगला है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या फिर गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है, यह इनका कथन है। फिर से इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है क्या हुआ लेकिन इम्पोर्टेंट है। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या फिर गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अगला इनका है कथन, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गोसेन, जिसका कि समय काल कब है, विक्रम संवत 650 के पहले, को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा जाता है। तो तीनों का कवि कौन है? तीनों का कवि गोसेन, ठीक है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। धारसेन द्वितीय ने कहा है, ठीक है, उसमें बल्लभी के राजा। अगला है, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या फिर पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला है, पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली। खड़ी बोली कहाँ पे, किस क्षेत्र का है? पश्चिमी हिंदी, तो खड़ी बोली का था। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसैनी प्रसूत अपभ्रंश या फिर अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का था। और यह क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी हिंदी का है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। यह तो बहुत बार, यह तो इतनी बार रिपीटेड है कि क्या बताया जाए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे में आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद, जयदेव का है ना गीत गोविंद, के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है, या विद्यापति के संदर्भ करते हुए बात करते हुए इन्होंने कहा यह बात। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कहाँ से और किसका है। तो देखते हैं, जो जीर्ण सासड़ भासियु सो भय कही
कहई अड़ सारू, जो पालई सई भाऊ, करी सो सरी पावई पारू। देवसेन का है श्राव का 4, देवसेन। ठीक है। दूसरा है पंडे साल सत बखाड़ई, दे हहि रुद्धम बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ तेन बिखंडई, तो विड़िल्लजई भड़ई हऊ पंडिय। यह सरहपा का है। इतना कठिन कठिन पहले लिखे थे। जहि मन पवन संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, तहि वत चित्त विषाम करू, सरेह कहिय उवेश। यह भी सरहपा का है। घोर आधारे चंदमणि, जिम्मी उज्जो करे, परम महासु ऐसु कड़े, दूरई अशेष हरे। यह भी सरहपा का है। का तरुवर पंच बिडाल, लुइपा का है। और भाव न होई अभावड़ जाई, लुइपा। सहजे थर करी वारुड़ी साध, विरूपा। ये सब आदिकाल का है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसे दिखने को मिलेगा, अभ्रंश से मिलता जुलता। एक कड़ किज्जई मंत्रण तंत, हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भाव। एक कन्हपा का है। और नीचे वाला भी, हालो डोम्बी तो पुछमी सद्भावे, सदगुरु पा पये जाइब पुड़ु चिड़ उरा। कन्हप्पा। भल्ला हुआ जो मारिया, हेमचंद का है। पीर संगमी कऊ निदड़ी, हेमचंद का है। गंगा जमुना माझे बही रे नाई, डोम्भिपा का है। और आगे जो है, नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह नाड़िया। कन्हपा का है। अगला है जिम्मी लोड़ बिरिजई पाड़ी, यही तिमी धरड़ी लईचित। कन्हपा का है। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पौ अवहट्टा। विद्यापति का है। नीचे वाला भी उन्हीं का है। हिंदू बोले दूर ही निकाल, छोटे तरुका भबकी मार। विद्यापति का है। और कहाँ से है? कीर्तिलता से। अगला जो है, मनहु कला ससभान कला 1652, बिगसी कमल स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मग लुट्टी। पृथ्वीराज रासो से है। अगला है, बज्जे घोर निशान रान चौहान चौदेश। पृथ्वीराज रासो से। उट्टी राज पृथ्वीराज बाग मनो लग बीर नट। पृथ्वीराज रासो से। 12 बरिस ले कुक्कुर जिए, कई बार पूछा भी गया है। 12 बरस ले कुक्कुर जिए, और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्तीस जिए, आगे जीवन को धिक्कार। यह जगनिक का है। काफी वीर से भरा हुआ है। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। अमीर खुसरो का यह भी है, मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। जेहाल मिसकी मकुन तगफा का, जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। ये गाना भी है ना अमीर खुसरो का। जिसको आता है कमेंट कीजिए, और कि हमें आता है उत्साह बढ़ाया जाएगा आपका। अगला है, सरस बसंत समय भल पावली। यह विद्यापति का है, पदावली से है। और अगला जो है, काली कहल पिए साझ हीरे, जाए मई मारू देश। यह भी विद्यापति का है, पदावली से। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। तथ्य जो है, प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। एक तो पुरानी अपभ्रंश का किया है, दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या फिर गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। दोहा या फिर दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। गाहा या गाथा कह दिए तो यह प्राकृत हो गया। दोहा या फिर दुहा कह दिए तो अपभ्रंश हो गया या फिर लोक प्रचलित। भरत मुनि, जिनका कार्यकाल है विक्रम संवत 3री सदी, ने नाट्यशास्त्र में, इनकी रचना नाट्यशास्त्र है, में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। यहाँ पे देखिए 84 सिद्ध कहा जाते हैं ना। 84 सिद्धों के नाम हैं। 84 सिद्धों के नाम याद तो नहीं होगा,
मगर एक बार देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन है, कभी कभी उसमें हमें एक बार पढ़ने से रहता है अवचेतन मन में कि कौन नहीं है यह पूछा जाएगा, तो अवचेतन मन में रहने से क्या होता है कि लगभग सही आंसर बता दिया जाता है। तो एक बार देखते हैं, ये दिया है, नाम दिया है, फिर आगे जो दिया है उनका जाति दिया है। लोईपा कायस्थ हैं लीलापा, जिनका नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता, उनका उनके सामने नहीं दिया है, जिनका पता है उनका दे दिया है। लीलापा, बिरूपा, डोम्बिपा क्षत्रिय हैं, सबरपा क्षत्रिय, सरहपा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र, मीनपा मछुआ, गोरक्षपा चुरंगीपा राजकुमार, बीड़ापा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण, तांतिपा ततवा, चमारिया चर्मकार, खड़प्पा शूद्र नागार्जुन ब्राह्मण थे, कन्हपा कायस्थ मतलब लाला, कर्णरिपा थगनपा शूद्र, नारूपा ब्राह्मण, शालिपा शूद्र, तिलोपा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रपा ब्राह्मण, दोंगधीपा अजोगीपा गृहपति, कालपा धोमिपा धोबी, कंकड़पा राजकुमार, कमरिपा डेंगीपा ब्राह्मण, भदेपा तंधेपा शूद्र, कुक्कुरीपा ब्राह्मण, कुचिपा शूद्र, धर्मपा ब्राह्मण, महिपा शूद्र, अचिंतपा लकड़हारा थे, भलापा छत्री थे, नलिनपा भूसुकीपा राजकुमार सॉरी, इंद्रभूति राजा, मेकोपा वणिक, कुठालीपा, कमरिपा लोहार, जालंधरपा ब्राह्मण, राहुलपा शूद्र, मेदनीपा धरवरीपा, धोकरीपा शूद्र हैं, पंकजपा ब्राह्मण, घंटापा क्षत्रिय, जोगीपा डोम, चेकुलपा शूद्र, गुंडरीपा चिड़ीमार, लुचिकीपा ब्राह्मण, निर्गुणपा शूद्र, जयानंद ब्राह्मण, चरपट्टीपा कहार, चंपकपा बिखनपा शूद्र, भलीपा कृष्ण घृत वणिक, कुमरीपा चवरीपा, मणिभद्रा योगिनी, गृहदासी, मेखलापा योगिनी, गृहपति कन्या, कनपलापा योगिनी, गृहपति कन्या, कनपलपा योगिनी गृहपति कन्या थी, और कलकलपा शूद्र, कंतालिपा दर्जी, धौलिपा शूद्र, उद्धलिपा वैश्य, कपालपा शूद्र, किलपा राजकुमार, सागरपा राजा, सर्वभक्षपा शूद्र, नागबोधिपा ब्राह्मण, दारिकपा राजा, पुतिलिपा शूद्र, पन्हपा चमार, कोकालीपा राजकुमार, अनंगपा शूद्र, लक्ष्मीकरा योगिनी राजकुमारी, और 83 पे समुदपा और 84 पे भालीपा ब्राह्मण है। ये तो हो गया सबका नाम, एक सरसरी निगाह से देख लेना है। इसके आगे हमें एक प्रमुख बिंदु जो है वो सब देखना है अच्छे से। सिद्धों में सबसे पुराने सरह या फिर सरोज ब्रज भी इनका नाम है, वही है। तो यह सबसे पुराना नाम जिसका है सरह या फिर सरोज ब्रज, इनका याद रखना है। और महासुखवाद का प्रवर्तक वज्रयान शाखा में हुआ। महासुखवाद का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, यानी आनंद से ईश्वर की प्राप्ति। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। प्रज्ञा या फिर बुद्धि और उपाय के योग से। गोरख, तो ये हो गया आपका प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से ब्रजयान शाखा का ही एक रूप है, और आदित्यनाथ गोरख पंथ के ही हैं। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया है। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। भारत का पूर्वी भाग इधर पूरब रहता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूरब इधर, तो पूर्वी भाग किसे माना गया है? ब्रज यानी सिद्धों का। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूतानी और पंजाब में किया। राजपूतानी कहाँ थे? राजस्थान में। और पंजाब के क्षेत्र में इन्होंने इसका प्रचार किया। नाथों की संख्या 9 है, नाम से ये लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न प्रकार से बताया गया है। गोरक्ष संग्रह में नाथों की संख्या 9 है। कौन कौन है? 9 लोग। नागार्जुन पहले, जड़भरत दूसरे, हरिश्चंद्र तीसरे, सत्यनाथ चौथे, भीमनाथ पाँचवें, गोरक्षनाथ छठवें, चरपट सातवें, जलंधर आठवें और मलयार्जुन 9वें।
तो यह 9 नाम यहाँ पे याद रखिए, और गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इनका नाम दिया गया है। अब देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के बारे में क्या विद्वानों ने क्या कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। कौन? रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू 8वीं शती, इनका काल कब है? 783 ईस्वी या फिर 8वीं शती का उत्तरार्ध के समय के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पाउमचरऊ, रिट्ठड़ेमीचरित, इनके मतलब वैसे ही सब सेम नाम है। पाउमचरयु, रिट्ठड़ेमीचरयु तथा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, वेद व्यास। अगला है, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के पाउमचरऊ को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पाउमचरऊ में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वसाधारण यानी सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शती या फिर सदी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है? 63 महापुरुष गुणालंकार, और आपका दूसरा है अड़य कुमार चरयू तथा जसहर चरयू। अगला जो पॉइंट है, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और आहट में चौपाई 15 मात्राओं का इसमें छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, भभूति संस्कृत के है ना रचनाकार, तो पुष्यदंत को हिंदी का भभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। तो भाखा की जड़ किसे कहा गया है? पुष्य कवि को, और शिव सिंह सेंगर ने कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। इनकी किस किस से किया है जरूर याद रखिए, किस किस से अपनी उपाधि दी है। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक नाम से दिया है पुष्यदंत ने। हरिशरण ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। कौन कौन? चतुर्मुख को, स्वयंभू को और पुष्यदंत को। चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया पंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। पद्धरि 16 मात्रा का मातृका छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया पंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक के पतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदस सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन राज काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास को, जो जिनका समय 1184 है, के रचयिता शालिभद्र सूरी को जाता है। देखिए, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय शालिभद्र सूरी को जाता है, और इनकी रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की। उपदेश रसायन रास
उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। कौन? उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। धर्म से इतर, धर्म के अलावा दूसरा कौन है? अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य कौन है? संदेश रासक। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरा लाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव जो है वह संवत 1057 के लगभग मानते हैं, राम सिंह का माना जाता है। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की है। अब अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोयिंदु से माना जाता है। जोयिंदु ने 2 पुस्तकों की रचना की है, एक परमात्मा प्रकाश और दूसरा योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। कौन कौन? पहला पुष्य कवि, दूसरा खुमान कवि, तीसरा केदार, चौथा कुमारपाल, 5वां अनन्यदास, 6वां चंद्र, 7वां जगनिक, 8वां सारंधर और 9वां जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में कमेंट करके बताइए मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल कब 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। कौन कौन? पुष्य या फिर पुंड। रचना इनकी अज्ञात है। 770 विक्रम संवत। अज्ञात कवि खुमान रासो 890, ये सब विक्रम संवत में है तो समझ जाइएगा। नंद कवि रचना इनका अज्ञात है 1137। मसूद रचना अज्ञात 1180। कुतुब अली रचना अज्ञात 1180। साइदान चारण इनका है संवत्सार 1191। अकरम फैज वर्तमाल 1205 से 1258। और चंद जो कवि हैं मतलब कि जो हैं उनका पृथ्वीराज रासो 1225 से 1249। जगनिक का आल्हा है। केदार कवि का कुछ नहीं है यहाँ पे मिला हुआ। वारदर बेड़ी का अज्ञात है 1225। जलहन का कुछ नहीं। भूपति का भागवत दशम स्कंद भाषा 1344 का। नरपति नाल का विसल देव रासो 1354 का। नल्ल सिंह का विजयपाल रासो 1355 का। सारंगधर का हमीर रासो 1357 का। तो यहाँ से जो मिला है इम्पोर्टेंट है चारों, कम से कम 3। अमीर खुसरो का कोई नहीं पता। मुल्ला दाऊद का नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 विक्रम। और गोरखनाथ का 40 ग्रंथ है 1407 का। इसमें क्या बोले हैं, मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या कितनी पहुंचा दी है? 75। नाथपंथी और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए। तो बस यहाँ तक देखते हैं। यहाँ तक ही देखते हैं। 75 पहुँचा दी है। अगला इसके आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ। आपको जो समझ नहीं है या फिर जो आपके शिकायत सुझाव हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब नाउ।